हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, जो आज हमारा टॉपिक है लिटरेचर में वो क्रिटिसिज्म का है। तो क्रिटिसिज्म का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि क्रिटिसिज्म क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में वैसे बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं दिया, खासतौर पर नेट वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि नेट में तो ये डीपली पूछा जाता है क्रिटिसिज्म का पोर्शन, और इसमें ऐसी ऐसी टर्म आती हैं, कई बार उलझ जाता है इंसान उसमें। तो अगर आपने जो है ये क्रिटिसिज्म का टॉपिक पहले नहीं पढ़ा तो पहले उसको समझिए कि क्रिटिसिज्म होता क्या है, क्योंकि इसमें कई आगे चल के ऐसी टर्म आएंगी, ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें लगता है कि ये बेफिजूल हैं या ये बोल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, इस तरह का मतलब कि टोटल कन्फ्यूजन में चला जाता है इंसान। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म है क्या। तो इस लेक्चर में मैं यही कोशिश करूंगी आपको कि ये समझ में आए कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म होता क्या है। ये कह रहा है टू क्रिटिसाइज एनी वन पर्सनल एनिमिटी। अगर हम ये कहें कि सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो नॉर्मली हम क्रिटिसिज्म को लेते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, या अपनी जो है पर्सनल या व्यक्तिगत जो है दुश्मनी निकालना। लेकिन हम जो है जो लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं वो जो है ये पर्सनल एनिमिटी नहीं होता है, यानी वो बेवजह का जो है किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हर जो जैसे किसी एक ने कोई राइटर ने कोई पीस ऑफ वर्क लिखा, कोई लिटरेचर का पीस लिखा, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो प्ले, यानी कोई भी जेनर है वो किसी भी तरह का लिटरेचर का। तो अगर हम उसको ये देखते हैं कि भाई ये जो एक राइटर है उसको जो पढ़ता है तो वो जो है उसमें उसको क्या तो अच्छी बातें नज़र आती हैं, क्या उसमें बुरी बातें नज़र आती हैं, तो उसकी जो कमियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, वो दोनों जो है क्रिटिसिज्म का पार्ट होता है। अब जो है इसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। कई तरीके से एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई आप एज अ रीडर आप उसको पढ़ते हैं, आप एज अ ऑथर नहीं पढ़ते हैं। यानी जब कोई क्रिटिक्स उसको पढ़ता है तो उसको एज अ ऑथर पढ़ता है। तो आप ये मान के चलो, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के टर्म में हम लिटरेचर को जो है मूवी से जोड़ सकते हैं। तो कोई राइटर या कोई डायरेक्टर जो है जब कोई मूवी बनाता है, या कोई राइटर मूवी लिखता है, उसकी स्क्रिप्ट लिखता है, फिर वो लोगों के पास जाती है, वो ऑडियंस के पास जाती है। तो ऑडियंस के हिसाब से उसको जो है जब वो अगर उसको ऑडियंस पसंद करती है उस मूवी को तो तभी वो जो है सक्सेस मानी जाती है, नहीं पसंद करती तो वो फ्लॉप मानी जाती है। यानी कोई ऑथर जब लिख रहा है या फिर कोई जो है डायरेक्टर कोई फिल्म बना रहा है तो वो तो कभी ये नहीं चाहता ना कि मेरी फिल्म फ्लॉप होगी, और अपनी तरफ से वो बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, कुछ जो है फिर सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो ये क्या है गाइस, ये जो है जो क्रिटिक्स हैं उसको वो जो मूवी देखते हैं वो कई तरीके से, और इन दोनों के बीच में यानी कि जो मेकर हैं, फिल्म मेकर हैं वो, और फिर हम जो ऑडियंस है वो, उन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है। वो कड़ी कौन है, वो क्रिटिक्स होते हैं। तो वो क्रिटिक्स जो है वो जब मूवी आने से पहले, रिलीज होने से पहले उस मूवी के बारे में बताते हैं कि इसमें ये है, इसमें टेक्निकली ये यूज़ किया गया है, टेक्निकल इफेक्ट डाले गए हैं, या फिर जो है इसकी स्टोरी ऐसी है, इसमें जो है पिक्चराइजेशन ऐसा है, तो जो है कोरियोग्राफी ऐसी की गई है, तो वो उसके बारे में बताते हैं। कई बार आपको ऐसे भी बताया जाता है कि कोरियोग्राफी बड़ी अच्छी है लेकिन स्टोरी जो है लूज है, या स्टोरी को उस ताने बाने से बुना नहीं गया है, थीम अच्छा था लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं थी, तो वो अपनी तरफ से बताते हैं। अब क्या होता है कि वो जो है क्रिटिक्स है उसने जो है जब वो मूवी बताई है ना, तो वो जो है ऑथर को माइंड में रख के या डायरेक्टर को माइंड में रख के बताई है, ना ही उसने ऑडियंस को रख के बताई है। जो उसको समझ में आया पर्सनली, जो उसकी अच्छी या बुरी बातें थी उसको लेके उसने एक्सप्लेन किया है। तो कुछ क्रिटिक्स ऐसे क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ क्रिटिक्स ऐसे करते हैं कि भाई उसका जो है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि भाई क्रिटिक्स वो होता है जो एक जो डायरेक्टर है या फिर जो है जो फिल्म मेकर है उनके मैसेज को जो है वो ऑडियंस तक, आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये कहना चाहता, फिर कहीं ना कहीं माइंड में जो है ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो जो है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। कभी कभी वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो जो है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। कुछ राइटर ऐसा मानते हैं
जैसे अब मैं अपने लिटरेचर पे आती हूँ गाइज। कुछ लिटरेचर जो राइटर हैं या क्रिटिक्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो लिटरेरी चीज़ है, यानी जो एक पीस ऑफ वर्क लिखा है किसी ऑथर ने, वो उसकी पर्सनल चीज़ है। भाई उसको जैसा पसंद आएगा वो वैसा लिखेगा। अब किसी को पसंद आती है या नहीं आती है, तो वो ये कहते हैं कि भाई मुझे ये रूल रेगुलेशन लगाना है कि नहीं लगाना है, मुझे ये चीज़ पसंद आती है नहीं आती है, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा। यानी ऑथर जो है अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, ये उसका राइट है, चाहे सोसाइटी में उस चीज़ को पसंद किया जाए या ना किया जाए, तो वो बिल्कुल स्वच्छंद होता है उन चीज़ों को लिखने के लिए। अब दूसरी तरफ जो है कई बार क्या होता है कि कुछ क्रिटिक्स ऐसे बोलते हैं कि भाई जो किसी ऑथर ने जो है कोई बुक लिख दी है, कोई पीस ऑफ लिटरेचर लिख दिया है, तो वो पीस ऑफ लिटरेचर जैसे ही पब्लिक हुआ, यानी जैसे ही वो लोगों के सामने आया, तो उसके ऊपर से ऑथर का जो हक है, वो राइट है, वो खत्म हो जाता है। अब अगर उसकी पर्सनल थी तो उसको अपने पास तक ही रखना चाहिए था उसको, लेकिन जैसे ही वो लोगों के सामने आ गई है, यानी मार्केट में आ गई है या पब्लिक हो गई है, तो वो जो है जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आंका जाएगा वो क्या होगा, वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग होगा, वो रीडर के अकॉर्डिंग होगा। तो वो जो अब अकेले जो है वो ऑथर की नहीं रहती है, वो बुक या जो वो पीस ऑफ वर्क है वो ऑथर का नहीं रहता है, वो रीडर का हो जाता है। तो हर किसी की अलग अलग से है, हर किसी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थ्योरी बताई है, कोई कैसे कोई कैसे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको जो है बार बार जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा, कभी आपको क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कभी जो है ऑथर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कभी जो है आपको रीडर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, अब इसको करते हैं गाइस। दोज हु हैव स्टडीड पर्टिकुलरली आर्ट, लिटरेचर एंड जजमेंट विच इज forecasted for others on the basis of their own learning and experience and contemporary situation, that is called criticism। यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म की जो है एक सिंपल डेफिनेशन बताई है कि क्रिटिसिज्म होता क्या है। क्रिटिसिज्म एक, जैसे हम कहते हैं कि तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, तो बुराई करना होता है, तो वो एक पर्सनल एनिमिटी होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा दोज हु हैव स्टडीड, लेकिन जो लोग जो है किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, खास तौर पर जो किसी पर्टिकुलर आर्ट की करते हैं, लिटरेचर की करते हैं, एंड द जजमेंट विच इज़ फोरकास्टेड फॉर अदर्स, और जो है फिर जो उसका जजमेंट निकाला जाता है। फोरकास्टेड का मतलब है कि जो प्रिडिक्शन की जाती है, जो उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि इसका जजमेंट क्या होगा, उसके ऊपर जजमेंट दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो अपने बेसिस पे, यानी बनाई किसी और ने है, लिखी किसी और ने है, तो जो क्रिटिक्स है या जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो क्या है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, यानी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो जो है, या कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, उस टाइम पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपना व्यूज देते हैं, अपना जो है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उसको, तो उसको बोला जाता है क्रिटिसिज्म। जैसे हम इसको ये कहें कि भाई किसी ऑथर ने जो है बहुत साल पहले लिखी हो और आज अगर हम उसको पढ़ें तो हमें लगेगा कि ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो सोसाइटी में जो है मैटर ही नहीं करती। तो क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि अगर हो सकता है जिस राइटर ने वो बुक लिखी है और जब लिखी गई थी उस टाइम पे वो बड़ी फेमस हुई हो, लेकिन आज का जो है वो जो सिचुएशन है वो टोटल चेंज हो गया है। वो जो ये कहें कि जो रीडर है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि उस टाइम का रीडर कुछ और होगा, आज का रीडर कुछ और होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो वो जो ये कहेगी ये बुक अच्छी है या बुरी है, तो उसको बोला गया है ये होता क्रिटिसिज्म। यानी वो हर तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है, हर बेसिस पे किया जाता है। एक तो सबसे बड़ा तो ये है कि जो क्रिटिक्स कर रहा है उसकी खुद की नॉलेज क्या है। कई बार क्या होता है कि आदमी को खुद को नॉलेज नहीं होती और वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर देता है। तो यानी कि खुद का क्या है लर्निंग, यानी उसकी नॉलेज और उसका जो है एक्सपीरियंस, और जो है मतलब उसको लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिला है उसके अकॉर्डिंग। और जो है दूसरा क्या है कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है, क्या वो चीज़ अब रिलाई करती है जो पहले थी और आज की सिचुएशन में वो चीज़ मैच होती है या नहीं होती है। तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख के जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म होता है, उसको क्रिटिसिज्म कहा जाता है। दीज थ्री टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, अब ये कह रहा है कि 3 टाइप की जो है क्रिटिसिज्म होती है। लेजिस्लेटिव या जो है लेजिस्लेचर, एप्रिसिएटिव, रोमांटिक या एस्थेटिज्म या लिटरेरी। रोमांटिक या एस्थेटिज्म क्या, जैसे यहाँ पे बोला है ये तो लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटिव जो लिखा है इसका मीनिंग होता है इस रूल रेगुलेशन में बिल्कुल चीज़ बंधी हुई हो, मतलब आपने क्या चीज़ है रूल को रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया है।
जैसे अगर आप कोई स्टेंजा लिख रहे हो, कोई पोइट्री लिख रहे हो, तो पोइट्री के पूरे रूल उसमें फिट है या नहीं है। अगर उसमें पूरे रूल फिट नहीं है तो क्रिटिक्स कहेगा इसमें ये कमियां है, इसमें वो कमियां, तो उसका मैटर कितना भी अच्छा हो, क्योंकि उसने रूल को फॉलो नहीं किया है, तो इसलिए वो जो है फिर रूल को फॉलो नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो भाई ये कहेंगे कि इसमें कमियां हैं। अप्रिशिएटिव ये होता है कि वो कितने लोगों को पसंद आई और उसको जो है या क्रिटिक्स को पसंद आई, पर्सनल व्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। रोमांटिक या एस्थेटिज्म क्या होता है? एस्थेटिज्म का मीनिंग होता है गाइस सौंदर्यात्मकता। सौंदर्यात्मकता का मतलब क्या है कि भाई वो चीज़ आपको ब्यूटीफुल लगी या नहीं लगी, उसमें ना तो रूल रेगुलेशन देखेंगे ना उसमें थीम देखेंगे। जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हो, आपको सुन के अच्छा लगता है, तो वो क्या है कि उसका थीम क्या है, वो किसके ऊपर पिक्चराया गया है, या फिर जो है आप खाली ऑडियो सुन रहे हो उसका, लेकिन वो आपको जो है बिल्कुल हार्ट को टच कर जाता है। तो वो जो है क्या है कि भाई गाने का मतलब क्या होता है कि अगर अब वो जो चीज़ आपको जो है, म्यूजिक क्या होता है, जो आपको जो है खुशी दे, आपको रिलैक्स फील करवा दे। तो अगर आप रिलैक्स फील होना चाहते हैं तो सॉफ्ट म्यूजिक सुनना चाहेंगे। अगर आप जो है मस्ती के पार्टी के मूड में है तो आप जो रॉक म्यूजिक होता है या फिर जो इस तरह का कहें कि जो रैप म्यूजिक होता है वो लोगों को पसंद आता है। तो ये क्या है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि म्यूजिक तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो वो एस्थेटिज्म का मीनिंग होता है कि जिसमें सौंदर्यात्मक होता है। भाई ये चीज़ कोई मैसेज देने के लिए नहीं है, ये खाली क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए है। ये जो है हमें सुंदर लग रही है इसलिए है। तो जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे कॉमेडी है, कॉमेडी में कोई मैसेज नहीं होता लेकिन फिर भी हम देखते हैं, वो अच्छी लगती है। तो वो क्या है कि मूवी का पर्पज क्या है, मूवी का पर्पज खाली लोगों को एंटरटेनमेंट करना है, तो वो एंटरटेनमेंट दे ही रहे हैं हमें। लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती है जो सोशल इश्यूज पे भी बनती हैं, तो मैसेज भी देती हैं। तो वो जो है सबका जो है क्या है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब नेक्स्ट लेते हैं लेजिस्लेचर क्रिटिसिज्म। लेजिस्लेचर क्रिटिसिज्म क्या है? इज कॉल्ड क्लासिकल क्रिटिसिज्म। इसको क्लासिकल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। वे रूल्स आर लीड रेगुलेशन आर फाउंड, जहाँ पे रूल रेगुलेशन को जो है अपनाया जाता है। क्रिटिक्स फॉलो सेम काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द एंशिएंट राइटर। इसके अंदर जो क्रिटिक्स होते हैं वो जो है रूल रेगुलेशन को एज इट इज़ फॉलो करते हैं, जैसा कि जो पुराने राइटर हैं उन्होंने जो सेट किए हुए हैं रूल किसी चीज़ के लिए, वो उनको ही फॉलो करते हैं। तो जैसे जॉन ड्राइडन है, तो जॉन ड्राइडन ने उन्हीं जैसे लिखा है, तो बिल्कुल रूल रेगुलेशन को फॉलो करके लिखा है कि भाई इसमें ये छंद होना चाहिए तो वो उतना ही डाला है, इसमें ये जो है मेटाफर होना चाहिए तो वैसा ही डाला है। यानी बिल्कुल जो एंशिएंट राइटर है उनको जो है उनके द्वारा जो सेट किए हुए रूल है उनको एज इट इज़ जो है माना है, उसने यूज़ किया है। आगे है एप्रिसिएटिव जो है क्रिटिसिज्म। एप्रिसिएटिव क्रिटिसिज्म कहता है व्हेन यू एनालाइज द बुक एंड पीस ऑफ आर्ट बाय समवन एल्स वेयर क्रिटिक्स इज ए मैसेंजर हु डिसिफर द मीनिंग ऑफ गॉड टू द डिवोटी। यहाँ पे कह रहा है व्हेन यू एनालाइज द बुक, जब आप बुक का एनालिसिस करते हो, पीस ऑफ लिटरेचर या किसी पीस ऑफ लिटरेचर का करते हो, किसी और के द्वारा किया जाता है, यानी कि कोई और उस बुक को करता है। वेयर क्रिटिक्स इज ए मैसेंजर, यानी ऑथर ने लिखी और फिर कोई क्रिटिक्स उसका जो है एनालिसिस कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वेयर क्रिटिक्स, जहाँ पे जो क्रिटिक्स होता है वो एक मैसेज देने वाला होता है। मैसेज किसका देने वाला होता है? वो जो है ऑथर का लिखा हुआ मैसेज किस तक पहुँचाने वाला होता है, वो जो है जो ऑडियंस है या रीडर है उस तक पहुँचाने वाला होता है। यहाँ पे कह रहा है वेयर क्रिटिक्स इज ए मैसेंजर, जो क्रिटिक्स होता है वो मैसेंजर होता है। हु डेसिफर, डेसिफर का मीनिंग होता है डिकोड करना। जैसे आपने रीजनिंग में पढ़ा कोडिंग और डिकोडिंग, तो इसका मीनिंग होता है डिकोड करना। आप इसको ये कह सकते हो एक्सप्लेन करना भी कह सकते हो। तो वो जो है एक्सप्लेन करता है मीनिंग को, जो गॉड का मीनिंग है उसके डिवोटियों के लिए, तो यानी उसके भक्तों के लिए। आप यहाँ पे गॉड का मीनिंग जो है, गॉड का मतलब यहाँ पे ऑथर से है या राइटर से है, और जो क्रिटिक है वो प्रिस्ट है, यानी वो बीच की कड़ी है, और वो डिवोटी कौन है? वो रीडर है, यानी उनका मैसेज जो है वो देता है। यानी गॉड जो है वो क्या देता है, एक कोड करके मैसेज को भेजता है, और उसको डिकोड करने का काम कौन करता है? वो क्रिटिक्स करता है उसके रीडर के लिए। नेक्स्ट है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। वेयर राइटर्स आर लिबरल, जहाँ पे जो राइटर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। दे डोंट बाउंड टू फॉलो एनी टाइप्स ऑफ रूल, वो किसी तरह के रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। दे सिंपली एक्सेप्टेड द फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, इमोशंस एंड माइंड, जहाँ पे वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, अपने दिमाग की सुनते हैं, वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। दे सिंपली बिलीव द राइटर्स शुड नॉट फिक्स द पर्टिकुलर रूल्स, वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि राइटर को जो है किसी तरह के रूल रेगुलेशन में बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ थॉट,
और उनका ये होता है कि भाई वो जो है बिल्कुल अपने विचारों से क्या होते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है, वो फ्री होते हैं बिल्कुल। अब जो मेन क्रिटिक्स हैं हम उनको ले रहे हैं गाइस। तो हमारे पास सबसे पहले जो राइटर हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो जो है प्लेटो हैं। प्लेटो ने जो है बहुत जो राइटर मतलब सबसे पहले क्रिटिक्स माने जाते हैं ये, और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म माना जाता है कि इनको। तो बीइंग द फर्स्ट राइटर, ये पहले राइटर थे, ही कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, बट ड्राइडन सेज एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राइडन के अकॉर्डिंग जो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है, तो एरिस्टोटल है। गाइस एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट ही था और उसने उस चीज़ को ही आगे बढ़ाया और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा दिया। और जो है प्लेटो भी बहुत बड़े राइटर हुए हैं। तो प्लेटो जो है पहले राइटर होने की वजह से जिन्होंने क्रिटिसिज्म के ऊपर कुछ बोला है, तो वो जो है पहले राइटर थे, इसलिए उनको जो है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला जाता है। लेकिन एरिस्टोटल ने उनका स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल ने उस चीज़ को बहुत हाइप किया, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको बहुत एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो वो जो है इसलिए ड्राइडन को लगता है कि एरिस्टोटल बेटर थे प्लेटो से। प्लेटो वॉज द फर्स्ट मैन हु स्टडीड द क्रिटिसिज्म। प्लेटो वो आदमी थे जो पहले जिन्होंने क्रिटिसिज्म को पढ़ा है। पोइट्री एजुकेशन इन ऑल फील्ड्स, और हर तरह की जो पोइट्री है, एजुकेशन है, हर तरह की फील्ड में जो क्रिटिसिज्म होता है उसके बारे में उन्होंने बोला है, पढ़ा है। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु मेक सर्टेन रूल्स। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने रूल को सेट किया है। तो अब आपको इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो ये है कि जैसे उन्होंने क्या थ्योरी दी है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अब इमिटेशन, इसको मिमिस भी बोला जाता है गाइस, ये इस नाम से भी एग्जाम में पूछी जाती है। मिमिस क्या है? तो मिमिस का मतलब मिमिक्री से टाइप जैसे है, मिमिस बनाना, तो मीम्स कहते हैं जिसको हम, तो मीम्स बनाते हैं, तो यानी नकल उतारना एक किस्म से ये है। थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है? तो पहले जो लिखा है मैं उसको एज इट इज रीड कर देती हूँ, फिर मैं समझा देती हूँ कि ये है क्या। ही सेज एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज एन इमिटेशन, नो reality far away from no reality far away from reality. Everything is false imitation. When God created the world, God has an idea what a world can be treated by him. यहाँ रियलिटी के बजाय गाइस आप जो है इसको इमिटेशन लिख लो। यहाँ पे इमिटेशन। When God created the world, God has an idea what a world can be created by him. Idea is the first original things and creation of the world is an imitation which is far away from reality. अब ये क्या है गाइस? ये क्या कह रहे हैं? थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है? ये कह रहा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है नकल हैं। नकल किस चीज़ की है? जैसे कोई राइटर है, वो कोई पोइट्री लिखता है, कोई पोइट लिखता है, तो वो कहाँ से आइडिया लेता है? वो प्रकृति में जाता है, तो प्रकृति ऑलरेडी है हमारे सामने, फिर उसकी नकल उतारता है, यानी उसको देख के वो जो है लिखता है। तो ये कह रहा है आगे चल के और भी बात आएगी कि ये तो ट्वाइस जो है एक किस्म से इमिटेशन है। तो पहले जो प्लेटो ने बोला उसकी बात करते हैं। तो प्लेटो क्या कह रहा है कि जैसे अगर भगवान ने भी कोई बनाई कोई चीज़, यानी सबसे पहले वर्ल्ड बना, दुनिया बनी, जो यूनिवर्स बना, वो किसने बनाया? गॉड ने बनाया। तो गॉड ने जो विश्व बनाया या फिर जो यूनिवर्स बनाया, उसने भी पहले सोचा होगा ना अपने माइंड में कि भाई मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, एकदम से तो नहीं बनाया होगा। जैसे हम भी कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मुझे ऐसे करना है, थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, माइंड में आइडिया आता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर उसको जो है हम ये कहे प्रैक्टिकली फॉर्म में लेके आते हैं। तो गॉड ने भी जब कभी सोचा होगा कि वो जो है दुनिया बनाएगा, तो उसके माइंड में पहले आइडिया आया होगा। और देखो आप सबको पता है कि जो आइडिया होता है उसका बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म जो है वो रियलिटी में नहीं उतरता है, कहीं ना कहीं कमी होती है। तो ये भी यही बोल रहा प्लेटो कि जो गॉड ने धरती बनाई है या दुनिया बनाई है, इससे जो गॉड ने का जो आइडिया था इसको बनाने का, वो और भी ज़्यादा बढ़िया था। ये तो उसकी खाली क्या है? नकल है। और इस नकल की नकल फिर उतार लेते हैं कौन? जो राइटर होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि जहाँ यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है जो आपको दिखाई दे रही दुनिया में, ये जो है कहीं से भी सच्चाई नहीं है, ये सब इमेजिनेशन है, इमिटेशन है। और ये किसका इमिटेशन है? जो गॉड का आइडिया था उसका इमिटेशन है। तो क्रिएशन जो भी हम कर रहे हैं, यानी हम कोई भी मूवी बना रहे हैं या कोई भी हम पोइट्री लिख रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है ऑलरेडी हम जो है उस चीज़ की है एग्जिस्ट करती हैं वो, और हम उसका जो है एक किस्म से इमिटेशन, उसकी नकल बना रहे हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन उसने जो है किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था।
अब Plato has considered the first feminist. Plato has considered the first feminist in Republic. Republic guys इनकी बुक है. इन्होंने जो है जो फीमेल है उनके बारे में बोला, तो ये पहले जो है फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने जो है मतलब उनको पहला फेमिनिस्ट माना जाता है. ही टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन. वो इसमें जो है वो आदमी और औरत के जो है जो लाइफ है उसके बारे में बताता है. ही सिंपली कंपेयर वुमेन टू अ डॉग. इसमें जो है वो कह रहा है कि यानी इसमें भी वो ये कह रहा है कि जो फीमेल की दुर्दशा के बारे में बताया, यानी फेमिनिस्ट क्या होता है, जो फीमेल के वेलफेयर में बोलता है उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं. यानी जो और तो प्लेटो को सबसे पहला फेमिनिस्ट माना जाता है. और रिपब्लिकन की बुक थी तो उसमें इन्होंने ये बात लिखी है. इन्होंने क्या किया कि वीमेन को जो है वो जो फीमेल है या जो वीमेन है वो उनका कंपैरिजन क्या है डॉग से. यानी कि जो फीमेल जो कास्ट कह लीजिए या जो जेंडर है, जो फीमेल जो जेंडर है वो जो है चाहे मैन में हो यानी ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, यानी जो फीमेल है वो हमेशा जो है टॉर्चर रहती है, ये बोल रहा है. अब ये कैसे टॉर्चर रहती है, तो ये कह रहा है कि जैसे अगर हम कंपैरिजन करें कि फीमेल का कंपैरिजन करें मैन से, यानी हस्बैंड का वाइफ का आपस में कंपैरिजन करें, तो फीमेल को अपने बच्चे भी पालने हैं. पहले तो वो बच्चों को पैदा करती है तो उस पेन को सहन करना वो मेल जो है मेल नहीं करता है उस पेन को. फिर तो वो कह रहा है कि उसकी जो बच्चे का जो केयर करनी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फीमेल के ऊपर होती है. और फिर वो जो है उसको अर्निंग भी करवानी है साथ में, और फिर जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी करने हैं. यानी ये प्लेटो ने बोला कि जो है फीमेल, चाहे वो फीमेल जो है कोई एनिमल है यानी डॉग है या फिर कोई लेडी है, उनकी सबकी हालत एक जैसी है. तो यहाँ पे भी बोला है इवन फीमेल डॉग है सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो फीमेल डॉग है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, उनकी भी है. यानी कि वो तो फ्री होनी चाहिए, वो तो एनिमल है, लेकिन डॉग जो है जो मेल डॉग है वो तो ये फ्री है, लेकिन जो फीमेल डॉग है वो फ्री नहीं है, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शी कैन नॉट गो फॉर हंटिंग. वो जो है बाहर अपने शिकार के लिए नहीं जा सकती. लाइक मेल डॉग, जैसे कि मेल डॉग जाता है. शी टेक्स केयर ऑफ पपीज. वो अपने जो पपीज है उनकी देखभाल करती है. यानी जब जो है उसके पपीज होते हैं तो कुछ दिनों तक जो है जो फीमेल डॉग है उसको संभाल के रखने पड़ते हैं उन पपीज को. जब वो अपने पैरों पे हो जाते हैं कि भाई वो बाहर अपना खाना ढूंढ सकते हैं, तब तक वो उनकी केयर करती है और वो भूखी प्यास, और कुछ दिन तो बिल्कुल उनके पास भूखी रहती है ताकि उसके बच्चों को कोई ना मारे. लेकिन एक बात बताइए, वो मेल डॉग कहाँ गया? तो ये हालत ये कह रहा है कि तो जो प्लेटो है वो क्या है, वो उसने ये बोला कि रिपब्लिक के अंदर वहाँ ये बोला कि फीमेल चाहे वो जो है ह्यूमन बीइंग में हो चाहे वो एनिमल में हो, सबकी कंडीशन एक ही है. एक ये गाइस जो इन्होंने थ्योरी दी, केव थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है. केव थ्योरी जो है प्लेटो की आती है. वो ये कहते हैं जैसे इसमें जो है देर आर 6 or 7 पीपल, दे आर फूल्स इंटेलेक्चुअल वाइज हु नो द रियल वर्ल्ड. एक्चुअली में ये क्या है गाइस, ये केव थ्योरी क्या है? ये कह रहे हैं कि मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सभी गुफा में हैं और एक कॉर्नर से दिखाई देता है उनको, मतलब कि आगे जो है बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन फिर आज बिल्कुल कोने में एक उनको छेद सा दिखाई देता है. उस छेद में से जो है जो प्रकाश आता है और वो फिर उससे जो रोशनी पड़ती है गुफा के अंदर, तो जितने 6-7 लोग हैं उनको लगता है कि फिर वो एक दूसरे को दिखाई देते हैं या वो गुफा दिखाई देती है, तो फिर उनको ये लगता है कि यही दुनिया है, ये गुफा ही दुनिया है. तो ये कह सकते हो आप, इसको इस वे से यूज़ किया है राइटर ने कि भाई हमें क्या लगता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है ना, मतलब हम सब जो है इस दुनिया में गुफा में हैं और हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हमें जहाँ तक हमारा प्रकाश जा रहा है यानी जहाँ तक हमारी नॉलेज है वहाँ तक जो हमें दिखाई दे रहा है हमें लगता है यही दुनिया है, लेकिन इससे परे भी दुनिया है जो हमारी नॉलेज से बहुत परे है, जिसको हम समझ ही नहीं सकते. अब ये एग्जांपल इसलिए दिया, जैसे वो क्या है कि 6-7 लोग हैं गुफा के अंदर और बिल्कुल डार्क है, वो अंधेरा है बिल्कुल उस गुफा के अंदर. फिर कहीं से थोड़ी सी रोशनी आती है और उसका जो रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ता है वो उसमें एक दूसरे को वो दिखाई दे जाते हैं, थोड़ा बहुत गुफा का एरिया दिखाई दे जाता है, तो उनको लगता है यही दुनिया है. लेकिन एक्चुअल में क्या वही दुनिया थी? दुनिया तो बाहर थी बहुत ज़्यादा, और उन 6-7 लोगों को लगता है कि यही दुनिया है. ये मतलब कि ये दुनिया का अंत आ गया है, यहाँ है, यहाँ से शुरू और वहाँ पे ख़त्म है. तो गाइज इसी तरह की हमारी सिचुएशन बताई है
कि हमें लगता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग यही दुनिया है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रे की है। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया कि ये फिलोसॉफिकल बातें ज़्यादा होंगी क्रिटिसिज्म के अंदर, क्योंकि फिलोसोफर ही क्रिटिक्स होते हैं। वो जो है सोशल क्रिटिक्स भी होते हैं। तो सोशल क्रिटिक्स क्या होता है, जो मोरल क्रिटिक्स भी होते हैं, तो वो जो फिलोसफी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये फिलोसॉफिकल बातें हैं कि भाई हमें जो ये दुनिया दिखाई दे रही है कंप्लीट नहीं है, इससे बियॉन्ड भी कोई चीज़ें हैं। जैसे कि हम ये कहें कि आध्यात्मिकता की तरफ बात करें तो स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ है, लेकिन हमें लगता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ही सबसे बेटर है और यही है, इसके अलावा और क्या है। तो इस टाइप की ये बात की गई है इसके अंदर। अब इसमें जो राइटर है वो क्या कहते हैं, पोइट्री शुड बी बैंड फ्रॉम लिटरेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस इनका, कि जो है प्लेटो ने ये बोला है कि जो लिटरेचर में से पोइट्री को रिमूव कर देना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए, बिकॉज पोइट्री इज ट्वाइस थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। क्योंकि जो पोइट्री है वो 2 बार 3 बार की इमिटेशन है रियलिटी की, यानी वो उसके अंदर तो रियलिटी होती ही नहीं है पोइट्री के अंदर, वो खाली इमेजिनेशन पे चलती है। तो पोइट्री तो मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसको तो बैन कर देना चाहिए। पोइट्री इज फेमाइन इन नेचर। पोइट्री क्या है कि नेचर वाइज क्या है, फेमिनाइन है, यानी कि फीमेल है ये। और पोइट्री मेक्स यू वीक एंड इमोशनल, और ये आपको क्या कर देती है, वीक कर देती है, इमोशनल कर देती है। तो गाइस फेमिनाइन का मीनिंग क्या है, तो वैसे तो फीमेल होता है, लेकिन अगर हम एक और मीनिंग की बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है वीक होता है, कमजोर होता है। तो ये कह रहा है कि पोइट्री हमें क्या बनाती है, वो हमें कमजोर बनाती है, वो हमें इमोशनल बनाती है। प्लेटो सेज पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज। तो ये कह रहा है कि पोइट्री जो है मदर ऑफ लाइज है, यानी ये झूठ की माँ है, तो ये नहीं होनी चाहिए, लिटरेचर में इसका कोई काम नहीं है। प्लेटो सेज पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज, पोइट हैव लिव्ड इन ड्रीमिंग। और जो पोइट है वो सपनों में ही रहते, ख्वाबों में ही रहते। पोइट वॉज एन आइडियलिस्टिक, और जो प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्टिक। तो जो प्लेटो हैं वो क्या है, एक आदर्शवादी हैं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल लाइफ वन शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। ये कह रहा है कि जो है बढ़िया बढ़िया बातें करने से अच्छा है कि बढ़िया सोसाइटी के लिए कुछ काम किया जाए। तो ये इस चीज़ के फेवर में। फ्लूट वॉज बैंड बाय प्लेटो, और फ्लूट को जो है उसको भी बैन कर दिया, अपनी पोइट्री में से अब बैन कर दिया था प्लेटो ने। तो ये कह रहा है कि फ्लूट जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्लूट क्या होता है इस बांसुरी जिसको बोला जाता तो वो है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्लेटो ने ये कहा कि एक तो पोइट्री को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये पोइट्री के फेवर में नहीं थे। और वो कह रहे हैं कि जो पोइट्री है वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा चलती है, आपको ख्वाबों में ज़्यादा रखती है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है उसके अंदर। और वो कह रहा है कि बड़ी जो राइटर हैं या जो कवि हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो बड़ी बातें बोलने से अच्छा है कि समाज में कुछ बड़ा काम किया जाए, तो उस फेवर में ये ज़्यादा थे। लेकिन इन्होंने सभी टाइप की पोइट्री को जो है बैन करने के लिए नहीं बोला है गाइस। यहाँ पे जो है 2 टाइप्स ऑफ पोइट्री, वो इन चीज़ों को इन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, एक्सेप्टेड भी किया है प्लेटो ने। द पोइट हु हैव सेलिब्रेटेड फेमस पीपल मैन हु आर डूइंग गुड वर्क्स फॉर सोसाइटी, दिस इज होम इज कॉल्ड पेंजेरिक होम। और प्रेस अदर्स, ये कह रहा है हिम्स टू गॉड हु वर्शिप टू गॉड। तो ये क्या बोल रहा गाइस, ये कह रहा है कि बाकी तो पोइट्री जो है इमेजिनेटिव है और इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन 2 तरह की जो पोइट्री होती है उसको रखा जाना चाहिए, वो अच्छी है। तो वो क्या है भाई, अगर आप किसी आदमी ने या कुछ लोगों ने या किसी एक आदमी ने सोसाइटी में कुछ अच्छा काम किया है, उन्होंने जो है सोसाइटी की भलाई के लिए किया, अगर आप उसकी प्रेज में कुछ बोलना चाहते हो, कोई पोइट्री गाना चाहते हो, तो वो गा लीजिए, वो अच्छी है। तो उसको पेंजेरिक बोला जाता है। पेंजेरिक वो होती है जो किसी की प्रेज में गाई जाती है। तो जैसे एलेजी क्या होती है गाइस, जो किसी सैड सॉन्ग होता है। पेंजेरिक वो होती है जो किसी की प्रेज में जो म्यूजिक या सॉन्ग या जो है पोइम गाई जाती है, उसको बोला जाता है। तो वो जो प्रेज कर सकते हो, यानी प्रेज ऐसी भी बेवजह की नहीं, चाटुकारिता नहीं, चापलूसी नहीं। ये कह रहा है कि किसी ने सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है और आप उसकी प्रेज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिर ये कह रहा है कि अगर आपको भगवान की हिम्स टू गॉड बोल रहा है कि अगर आप भगवान की भी जो है प्रेयर कर सकते हो उससे, यानी आप कोई सॉन्ग गा रहे हो तो भगवान का गाइए, वो भी अच्छा है कि इसने दुनिया बनाई है। एटलीस्ट वो हमसे तो बेटर है, क्योंकि आइडिया भी उसका था ये दुनिया बनाने का, और फिर उसकी भी इमेजिनेशन थी और उस इमेजिनेशन को उसने कुछ हद तक रियलिटी में लिया। लेकिन हम तो उस रियलिटी के नज़दीक भी नहीं है। जो राइटर लोग हैं या जो पोइट लोग हैं वो तो उस रियलिटी के नज़दीक भी नहीं है, उसी की जो कॉपी पे कॉपी मार रहे हैं।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई गॉड के माइंड में आइडिया आया होगा, तो आइडिया ओरिजिनल चीज थी, फिर उसने गॉड ने बनाया तो कुछ कमी तो आइडिया से जो प्रैक्टिकल होके आया उसमें भी कमी रह गई। फिर जो जो पोइट होते हैं वो प्रकृति को देख के ही, दुनिया को देख के, यूनिवर्स को देख के ही जो अपनी पोइट्री लिखते हैं, यानी वो तो जो है इमेजिनेशन की इमेजिनेशन फिर कर रहे हैं, यानी एक जो फॉल्सनेस की जो है इमेजिनेशन फिर करने लग गए, तो उनमें तो सच्चाई है ही नहीं। तो कम से कम आप दो तरह की पोइट्री को वो फेवर करते हैं, या तो किसी दूसरे की प्रेज करने के लिए या फिर गॉड की प्रेयर के लिए। तो ये आपका जो है जो प्लेटो से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।